नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में संज्ञा के बारे में जानेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो हम पहले पढ़ेंगे। वाक्य 1, अवंती ने सिब्बू की मदद की। दूसरा, कुत्ता, बिल्ली और खरगोश मित्र थे। तीसरा, कोयल कोए से छोटी होती है। चौथा, घड़े में पानी कम था। पांचवा, सबके प्रति प्रेम और दया रखिए। छठवां, बगीचे में बड़ी भीड़ है। सातवां, वे साहस और बहादुरी से लड़े। आठवां, उनका बचपन गरीबी में बीता। इन सभी वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे लाइन खींची गई है, जैसे कि पहले वाक्य में अवंती और सिब्बू, दूसरे में कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तीसरे में कोए और कोयल, चौथे वाक्य में घड़े और पानी, पांचवा प्रेम और दया, छठवां बगीचे, सातवां साहस और बहादुरी और आठवां बचपन गरीबी। ऊपर दिए गए हुए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। अवंती और सिब्बू लड़कों यानी कि व्यक्तियों के नाम है। दूसरे वाक्य में कुत्ता, बिल्ली और खरगोश पशुओं के नाम है। तीसरे वाक्य में कोयल और कोए ये पक्षियों के नाम है। चौथे वाक्य में घड़े, पानी यह वस्तु या पदार्थों के नाम है। पांचवा, प्रेम और दया ये भावों के नाम है। छठवां, बगीचा एक स्थान का नाम है। सातवां, साहस, बहादुरी ये गुणों के नाम है। आठवां, बचपन, गरीबी, बचपन ये एक अवस्था का नाम है और गरीबी एक दशा का नाम है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था और दशा का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार इन वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञाएं है। इसकी व्याख्या देखेंगे। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला, जातिवाचक संज्ञा। यह संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती, बल्कि यह अपनी पूरी जाति, वर्ग का बोध कराती है। जैसे कि गांव के पास ही कुछ संत रहते थे। यहाँ पर गांव शब्द से प्रत्येक गांव का बोध होता है। संत किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, प्रत्येक संत का बोध कराता है, यानी कि पूरी जाति यहाँ पर सूचित होती है, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे वाक्य में बेल शब्द का, उसने बेल बेच दिया। बेल शब्द का प्रयोग सभी बेलों के लिए होता है, इससे पूरी जाति सूचित होती है। तीसरा वाक्य, चित्रकार ने युक्ति की। यहाँ पर प्रत्येक चित्रकार को चित्रकार कहते हैं। किसी एक चित्रकार का नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पर चित्रकार कहा गया है, यानी कि पूरी जाति को सूचित करता है, इसलिए यह शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएगा। चौथा वाक्य, लोग नदी को माता मानते हैं। यहाँ पर नदी और माता जातिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि नदी, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया किसी नदी का। ये नहीं कहा गया कि तापी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, किसी नदी का नाम नहीं लिया गया। नाम अगर दिया गया होता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाता,
लेकिन नदी यानी कि पूरी जाति को सूचित करता है। नदी कोई भी नदी हो सकती है। इसी तरह माता, किसी माता का नाम नहीं लिया गया, कोई भी माता हो सकती है, यानी कि पूरी जाति को सूचित करती है, यानी कि वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इस प्रकार ये रेखांकित शब्द अपनी पूरी जाति का नाम सूचित करते हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह संज्ञा किसी खास विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है। जैसे अम्बेडकर इंग्लैंड चले गए। यहाँ पर अम्बेडकर भारत के एक विशेष व्यक्ति का नाम है। इंग्लैंड एक विशेष देश का नाम है। यहाँ पर कोई एक नाम दिया गया है, यानी कि ये व्यक्तिवाचक में आएगा। यानी कि व्यक्तिवाचक, यानी ये हमें नहीं सोच लेना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति का नाम हो सकता है। यहाँ पर किसी प्राणी का भी नाम हो सकता है, यहाँ पर किसी स्थान का भी नाम हो सकता है। यहाँ पर अम्बेडकर किसी व्यक्ति का नाम है और इंग्लैंड किसी स्थान का नाम है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दूसरा वाक्य, शांता बहादुर लड़की थी। शांता यह किसी स्त्री का नाम है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तीसरा वाक्य, चेतक अनोखा घोड़ा था। यहाँ पर भी किसी प्राणी का नाम दिया गया है, चेतक। सिर्फ घोड़ा ये नहीं बताया गया, यानी कि कोई भी हो सकता है घोड़ा, तो वो जातिवाचक में आ जाता। लेकिन यहाँ पर चेतक घोड़े का नाम बताया गया है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक नाम में आएगा। नर्मदा अमरकंटक से निकली, यानी कि नर्मदा यहाँ पर किसी नदी का नाम दिया गया है, यहाँ पर किसी स्थान का नाम दिया गया है। अमरकंटक एक विशेष पहाड़ का नाम दिया गया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। इसकी व्याख्या देखेंगे। इस प्रकार ये रेखांकित संज्ञाएं किसी विशेष व्यक्ति, देश, प्राणी, नदी या पहाड़ का नाम है। ऐसी संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा ये कहते हैं। उसके बाद देखेंगे भाववाचक संज्ञा। यह संज्ञा मन के भावों, विचारों, इच्छाओं आदि को सूचित करती है। गुण, स्थिति या अवस्था को सूचित करने वाले शब्द भी भाववाचक संज्ञाएं है। भाव यानी कि हमारे अंदर का जो भाव होता है, जैसे कि हंसी, खुशी, सुख, दुख, प्यार, नफरत, आशा, आश्चर्य, बलिदान आदि, ये सब हमारे अंदर के भाव है। उसी तरह गुण, वीरता का गुण, सच्चाई का गुण, मेहनत का गुण, हिम्मत, निर्भयता, मिठास, कड़वापन आदि, ये हमारे अंदर के गुण हैं। उसी तरह स्थिति, अमीरी, गरीबी, स्वास्थ्य, थकावट, चिंता, बीमारी आदि, ये भी हमारे अंदर के गुण हैं, स्थिति है। उसी तरह अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब हमारे अंदर की है। यानी कि जो भाववाचक है, हम जो महसूस करते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। यहाँ पर हवा, ठंडी, गर्मी, पढ़ाई, लिखावट, कमाई, रोशनी, महंगाई आदि भी भाववाचक संज्ञाएं है। अब समूहवाचक संज्ञा। नीचे दिए गए हुए वाक्य पढ़िए। पहला, बाजार में बहुत भीड़ है, यानी कि यहाँ पर भीड़ शब्द जो है वो किसी समूह को सूचित कर रहा है, इसलिए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा वाक्य पढ़ेंगे, हमारा दल प्रतियोगिता जीत गया। यहाँ पर दल यानी कि ये भी कोई समूह है, तो ये भी हमें समूहवाचक संज्ञा में आएगा। तीसरा वाक्य देखेंगे, यह हमारे घर की चाबियों का गुच्छा है। गुच्छा यानी कि वह भी एक
चावियों का गुच्छा, चावियों का समूह हुआ, तो इसे भी हम समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। इस तरह इन वाक्यों में भीड़, दल और गुच्छा ये रेखांकित शब्द किसी न किसी समूह के नाम है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञाएं है। 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। यह संज्ञा प्रायः खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं आदि के नाम सूचित करती है। जैसे कि पहला वाक्य, यह स्वच्छ पानी है। पानी यानी कि प्रवाही, कोई भी प्रवाही हो तो हम इसे द्रव्यवाचक, या कोई भी धातु हो तो उसे हम द्रव्यवाचक में रखेंगे। यहाँ पर पानी एक प्रवाही है तो वो द्रव्यवाचक में आएगा। दूसरा वाक्य देखेंगे, लड़का दूध पीता है। यहाँ पर दूध भी एक प्रवाही चीज़ है तो वह भी हम द्रव्यवाचक में रखेंगे। तीसरा वाक्य, रुई और ऊन से कपड़े बनते हैं। यहाँ पर भी एक कापड़ का नाम है, यानी कि ये भी द्रव्यवाचक में आएगा। इसी तरह गेहूँ और चावल ये उत्तम अन्न है। यहाँ पर गेहूँ और चावल किसी खाने पीने की वस्तु है तो ये भी द्रव्यवाचक में आएगा। सोना चांदी कीमती धातुएं है। यहाँ पर ये धातु है, सोना और चांदी, लोहा कोई भी हो तो वो द्रव्यवाचक में आएगा। 6वां वाक्य, यहाँ शुद्ध घी मिलता है। घी यानी कि प्रवाही है तो ये भी द्रव्यवाचक में आएगा। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी द्रव्य के नाम है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं है। यहाँ पर शरबत, लस्सी, दही, मिठाइयाँ, धातुएं, अनाज, दालें, तेल, दवाई आदि के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा है।